अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अ न्यू वीडियो ऑफ P&S एग्रो। फ्रेंड्स, आज हमारे सामने है गोट फार्मिंग इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत जो काफ़ी मशहूर है और जिनकी वजह से गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, बदलाव आया है और काफ़ी पॉजिटिविटी आई है, जिन्होंने गोट फार्मिंग इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पे लेके गए हैं और साथ ही साथ पूरे इंडिया में काफ़ी जो चीज़ जो इंडियंस को पता नहीं थी वो आपको एक्सप्लोर करवाया है। तो स्टार्ट करते हैं विथ वन एंड ओनली मिस्टर आसिम शेख। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी आसिम भाई, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो भाई अभी क्या चल रहा है लाइफ में? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह भाई। जी। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐसी मेहनत करते रहे हम लोग और न्यू चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करते रहें गोट फार्मिंग के अंदर, जी और कुछ अगर हिडन चीज़ें हैं तो लोगों के सामने लाएं, क्योंकि जैसे हर कोई आदमी इतना घूम नहीं सकता है भाई। जी। तो अगर उनको हमारे कैमरे के थ्रू या हमारी आंखों के थ्रू हम कुछ चीज़ें दिखा पाएँ, बता पाएँ, तो हम उसमें अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे भाई। जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसिम भाई, सबसे पहला सवाल, आपने अपनी यूट्यूब की जर्नी कब स्टार्ट की है? आई थिंक 6 साल हो गए लगभग। जी और हम लोग, मैं आप माज भाई, मतलब बेसिकली आई थिंक सेम टाइम पे हमने स्टार्ट किए थे, जी। ठीक है। और देवनार से लोग और जानने लगे, अच्छा। है ना। मैं एक फुल टाइम जॉब करता था, तो मेरे लिए तो कैसा था कि ये एक वीकेंड अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा अच्छा। और मेरा जो जॉब था वो टूरिज्म के रिलेटेड था, जी भाई। तो मुझे काफ़ी घूमना पड़ता था मेरे जॉब के लिए। अच्छा। और वीकेंड्स वगैरह में छुट्टी होती थी, तो जो लोकल मार्केट्स होते थे दिल्ली में, मैं खास करके बेस होता था, कभी जोधपुर, जयपुर, जी उदयपुर, तो ये सब गोट बेल्ट है बेसिकली। जी जी। तो वीकेंड्स मुझे अलाउ करता था कि मैं जाऊं, लोकल मंडीज विजिट करूं। ओके। तो ऐसा करते करते एक प्रोग्रेस मिला मेरे को। अच्छा। और जो मुझे घूमने का एक शौक है उसको मैंने एक एज अ करियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हो गया मेरे लिए, चलो, अल्लाह अच्छी की बात करम है। से। तो बाकी आपका इंस्पिरेशन क्या था, मतलब यूट्यूब पर वीडियोस बनाने में मतलब घूमना फिरना ही, एक्सप्लोर जी। करना, ये इंस्पिरेशन था, या कोई बकरों की लाइन में कैसे आए? एक्सीडेंटल यूट्यूबर बोल सकते हो आप। बेसिकली अच्छा। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मुझे बकरे पालने का शौक था शुरू से। अच्छा। जैसे कि हम में से 90% लोगों को होता ही है। किसी को ये कोई पाल लेते हैं, कोई लोग नहीं पाल पाते हैं। तो बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ बकरे थे जो मैंने खुद पाले थे, तो मुझे उनकी जर्नी रिकॉर्ड करनी थी मेरी पर्सनल चॉइस के लिए, कि मैं आगे चल के, एक रहता ना कि बड़े होके भी मैं याद कर पाऊँ आज से 10 साल बाद। तो हमारे पास नॉर्मल फ़ोन्स हुआ करते थे जिसमें जैसे कि iCloud या एयर वगैरह नहीं था, जहाँ पर चीज़ें स्टोर हो जाए और आप 50 साल बाद भी देख पाओ। तो कुछ मेरे बकरों के वीडियोस मेरे कुछ दोस्तों ने बोले कि आप इसको यूट्यूब पे डाल दो। अच्छा। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से चीज़ें डिलीट नहीं होती हैं, वो रहती हैं, आप कभी और सर्च करोगे तो मिल जाएगी। बस वही एक स्टार्टिंग पॉइंट रहा। मैंने वीडियो डाले बना के मेरे लिए, लेकिन उस पे व्यू आने लगे माशाल्लाह। तो ये एक एक्सीडेंट ही बोल सकते हो आप। साथ ही साथ मैं अपना काम कर रहा था, थोड़ा शाई नेचर का था, वो हर कोई होता है, मतलब ऐसे कैमरे पे बात करना, इट्स लाइक एक स्नेक आपके गले में है, ऐसा लगता है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर पाते हो, 50 लोग आपको घेरे हुए, आप एक बकरे की तारीफ कर रहे हो, ये सब इतना ईजी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। तो मैंने तो ऐसे ही डाला अपने शौक के लिए, और मैं देवनार जाता था वीकेंड्स में, बाकी मंडी अटेंड करता था, तो बिना आवाज़ के सिर्फ वीडियो डाल देता था। कुछ लोगों के कमेंट आने लगे कि तू आवाज़ डाल, बोल, भाव बता, रेट बता। ये तो बहुत कॉमन एक कमेंट है कि रेट बता। अब मेरे को तो बात करनी नहीं आती है, मेरे को तो शर्म आती है, व्यापारी से कैसे पूछूंगा मैं। तो मैं क्या करने लगा, फिर मैं ना कमेंट्स को स्टार्टिंग में बहुत सीरियसली लेता था। तो फिर मैं आने लगा घर पे, फिर वॉइस रिकॉर्ड करता था, लिख लेता था इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, और ये बकरे के बारे में, ये बकरे के बारे में आके मैं घर में बैठ के वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस ओवर करता था कि ये बकरा मेरे को दिखाता, इसका रेट 16,000 था, ये 2 दांत पे था। तो लोग उसको पसंद करने लगे, और देखते ही देखते 5,000, 8,000, 10,000 सब्सक्राइबर कब हो गए मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मैं पूरे इंडिया जब भी घूमा, अगर मेरे को बैंगलोर से भी कोई फ़ोन करता था तो मैं वीकेंड में सीधा फ्लाइट लेके चले आता था। अच्छा, इतना? हाँ, मतलब एक शौक था। वो टाइम पे लोग बुला रहे तो यू फील ना कि अरे लोग आपको बुला रहे हैं। तो जब तक तो मैं जॉब कर ही रहा था, इन कोरोना व्हाट हैपेंड, जॉब
जैसे कि बाकी लोगों का भी गया। तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो बहुत बुरी तरह हिट हुई थी और सबसे लेट ओपन हुई। तो जब तक फिर मैंने फुल टाइम एज अ यूट्यूबर काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और टूरिज्म इंडस्ट्री तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं वहाँ अभी बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ अभी। जैसे मैं आसाम गया था, काजीरंगा, अभी एक ग्रुप को लेके फॉरेनर्स को। तो ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज होते हैं तो मैं जाता हूँ। अच्छा। नहीं तो मैं अभी फुल टाइम गोट इंडस्ट्री पे ही अपना। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह। तो आसिम भाई, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप पूरा इंडिया घूम चुके हो जी, तो आपको बकरेबाजी सबसे ज्यादा अच्छी बेस्ट कहाँ पे लगी, कौन से रीजन में? होता क्या है ना कि एक जगह जाओ तो उधर की अच्छी लगती है, फिर उसके आगे जाओ तो उधर की अच्छी लगती है। वैसे बकरेबाजी में शौक में और खरीदी में बॉम्बे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। अच्छा। मुंबई से ऊपर कोई नहीं है खरीदी के अंदर। खरीदी में हाँ, एक लगाव के साथ पालना, शौक करना, ये मैंने हैदराबाद में देखा हूँ। अच्छा। आप हैदराबाद को ऐसा देखोगे ना, शहर को, तो आपको लगेगा कि यहाँ बकरी पालन होता ही नहीं है। फिर आपको इतने सारे हैदराबादी बकरियां दिखते हैं यूट्यूब के ऊपर, वीडियोस पे, पर आप हैदराबाद घूमोगे ना तो फील नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सब टेरेस पे है। अच्छा। पर्दे में है, छुपे हुए हैं। मतलब आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हो, हर 2 बिल्डिंग छोड़ के तीसरी बिल्डिंग में शायद लोग बकरे पाल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। अच्छा, ऐसा है। तो वहाँ का शौक बहुत रॉयल है और लोग काफी दिल से शौक करते हैं। ओल्ड हैदराबाद आप मान सकते हैं। टेरेस पे सेटअप से लंबे लंबे कान के बकरियां हैं एंड दे फील प्राउड इन देयर शॉप। तो ये मैंने देखा वहाँ। अच्छा है, माशाल्लाह, होना भी चाहिए जी। तो आसिम भाई, एक पर्सनल क्वेश्चन, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश है नल्ली निहारी। चलो माशाल्लाह, तो आसिम भाई के लिए नल्ली निहारी मंगवाते हैं। तो आसिम भाई, आज तक का आपने सबसे बड़ा, सबसे हैवीवेट बकरा कहाँ पे देखे और कौन सा देखे? खास करके भराई के बकरे जो बहुत हैवीवेट होते हैं। मैंने एक बैंड्रा में आया था हमारे यहाँ कुर्बानी के वक्त जी, अनस भाई के यहाँ पर, जो कि 200 के भी ऊपर था वो बकरा। मैं खुद उसका शूट किया था। तो मेरी नज़र में तो वो बकरा मैंने सबसे ज़्यादा हैवी वेट पे देखा 200 किलो के ऊपर ही था। हाँ, अहमदाबाद में तैयार हुआ था इमदाद भाई के यहाँ। पंजाबी नस्ल का बकरा था। पंजाबी। और नूर भाई जो नासिक वाले हमारे, हर साल मुझे वो ईद के एक दिन पहले बुलाते हैं रात में। अच्छा। 3 साल या 4 साल से मैं रेगुलर जा रहा हूँ। एक अच्छा फैमिली जैसा बॉन्ड है उनके साथ मेरा। उनके यहाँ पर एक 25 से 30 बकरे होते हैं कुर्बानी के, जो या तो 180 से लेकर 200 या उसके ऊपर होते हैं। घर की कुर्बानी। माशाल्लाह, क्या बात है। तो आज भी लोग हैं जो कुर्बानी में, मतलब शो ऑफ नहीं करना है, बट जानवर अच्छा कुर्बानी करना है। दे टेक इट वेरी सीरियसली, मतलब अच्छा कुर्बानी को। बाज़ मरतबा आजकल शहरों में लाइफ थोड़ी फास्ट हो गई है, तो हम लोग तो क्या सोचते हैं कि आज रात में आए बकरा और कल सुबह उसको हम लोग अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ईद के दूसरे दिन ही बकरा ढूंढने के चक्कर में लग जाते हैं। उनको एक भी खूंटा उनका खाली नहीं चाहिए। तो ऐसे भी लोग हैं। अच्छा आसिम भाई, ऐसी कोई ट्रिप गोट फार्मिंग में जो आपको हमेशा याद रहेगी आज तक की? आपने पूरा इंडिया घूमे हो तो काफी ट्रिप्स रहेगी, तो कुछ ऐसी यूनिक ट्रिप जो मेमोरीज में है? एक तो बहुत ही, एक जैसे उड़ीसा की जी गंजाम वाली ट्रिप बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। और भी काफ़ी ब्रीड्स के मैं जंगल किया हूँ, जैसे कि गंगापारी, जखराना, तोतापुरी, मेवात, बत्तीसा। मतलब बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो यूट्यूब सर्च करके फिर आगे मैं प्लान करता हूँ जी। जैसे कि गंजाम ब्रीड, तो पहले मैं डालूंगा यूट्यूब पे, गूगल पे, और ढूंढूंगा कि इसके वीडियोस है क्या। मिल जाए तो मेरे लिए आसानी होगी वहाँ जाने को। हाँ। या वो भाई से बात करके जाने को, जैसा भी है। तो बहुत कम मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो ब्रीड्स के लिए मैं गया हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे है, ऐसा नहीं हुआ है। फिर मैंने कुछ और तरीक़ों से वहाँ के लोकल से इंटरेक्ट करके, बाज़ मर्तबा तो मैं बिना कोई लोकल के भी जा चुका हूँ। अच्छा। जैसे कि उड़ीसा की बात करूँगा तो हमारे छत्तीसगढ़ के दोस्त है, रायपुर के, दिलेश नाम है उनका। मेरी उनकी पहचान हुई थी एक बार जयपुर के अंदर। अच्छा। जब मैं जयपुर गया था, वो माल खरीदने आए थे, तो बहुत हमारी बात हुई है ब्रीड के बारे में, क्योंकि एक रजिस्टर्ड ब्रीड है। हाँ। और मैंने CIRG के अंदर भी कुछ बातें सुनी थी उसके बारे में, मथुरा में। तो मुझे देखनी थी ब्रीड।
तो मैं गया, तो हम लोग रायपुर उतरे फ्लाइट में, फिर हमने कार ड्राइव करके गए और हम लोग पहुँचे गंजाम करके जो एरिया है उड़ीसा के अंदर। बहुत एक मतलब ना फ्लड जो आ जाते हैं तो शहर के शहर खाली करने पड़ते हैं। अच्छा। वो ऐसा एरिया है। अच्छा। वहाँ चिल्का लेक है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है जी। तो बाढ़ प्रभावित एरिया होते हैं। आप जो रोड पे कार लेके जा रहे हो ना, आपको ऐसा बताया जाएगा कि आप अभी तो जा रहे हो, हाँ। अभी तो आप जा रहे हो नवंबर दिसंबर जनवरी में, ये मई से पूरा सबमर्ज होता है पानी के अंदर। अच्छा। तो बोला अरे इतने लोग इधर पे रह रहे, खेती कर रहे, जानवर मवेशी, बोले सबको जाना पड़ता है यहाँ से, घर छोड़ के पूरा। मतलब सोचो कि आप अपने, आपका जो घर है, मेरा घर है, आप उधर 6 महीने रहने का, हाँ। और 6 महीने आप रहने का फॉर एग्जांपल नागपाड़ा के अंदर, ऐसा तो क्या लाइफ है ये। और हर 500 मीटर या 1 किलोमीटर पे रिलीफ टावर होते हैं जी। मतलब कि अगर अचानक पानी आएगा तो भी लोग बच सकें। तो सोचो आप वहाँ पर ऐसे हज़ारों गंजाम बकरे हैं। गंजाम वो एक ऐसी ब्रीड है, लोकल ब्रीड है, और वहाँ मटन के लिए यूज़ होती है, मीट के लिए। और उसकी जो सिंग होती है, एक एडल्ट बक की जो सिंग होती है वो 2.5 से 3 फीट भी हो सकती है। काफ़ी बड़ी है। लोग सानियन की बात करते हैं, वो सब ब्रीड भी अच्छी हैं, उनको भी मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो अपनी लोकल ब्रीड है। लोग ब्रिटिश अल्पाइन बोलते हैं और बहुत सी चीज़ में अब नाम लेके कोई मतलब नहीं है। तो ये ब्रीड गंजाम भी है, इस पर अगर मेहनत की जाए तो आगे चल के अच्छा काम हो सकता है। अच्छा, ये अब तक मुंबई में कोई लाया है कहीं? लाए, फिर मैं जाने के बाद आए ना। अच्छा, लेकर आए? मैं जब गया तो दिलेश भाई ने कुछ खरीद लिए। हाँ। क्योंकि उनको भी लगा, अब मैं वहाँ गया था, मैं जो वहाँ के फार्मर है उनका नंबर तो नहीं दे सकता था। हाँ। क्योंकि वो मतलब हिंदी कुछ भी नहीं बोल पाते। अच्छा। मतलब वो ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते। मतलब मैं कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ऑफेंसिव हो जाए, तो कुछ टर्म्स नहीं देना चाहता हूँ मैं, पर वो बहुत ट्राइबल पीपल है। बस एक अगर रिस्पेक्टफुली मैं बोलूँ तो विलेजर्स। हाँ, बहुत मतलब अभी तक बहुत पीछे हो लोग। तो वो लोगों को अगर आप फ़ोन करोगे तो बकरे भेजेंगे कैसे, आप डील कैसे करोगे? अब पैसे उनके अकाउंट होगा कि नहीं होगा? कभी दाल भी दिए तो बकरा आता है कि नहीं? तो क्योंकि दिलेश भाई एक एजुकेटेड और वेल ग्रेजुएटेड सब मेरे साथ था वो बंदा, तो मैंने उनका नंबर दिया। कल को अगर किसी को खरीदना हो तो दिलेश भाई को कांटेक्ट कर लो आप। और ऐसा मैंने लोगों को एक्सप्लेन भी किया, तो लोग उनको कांटेक्ट करने लगे। और कुछ जगह पे आया भी, मुंबई में बकरियां भी आई और आगे भी बढ़ी वो नस्ल। जी भाई। तो आसिम भाई स्टार्ट करो थोड़ा खाना। तो मैं अकेले ही खाऊंगा इसको? अभी हम भी करेंगे, पहले आप बिस्मिल्लाह करिए। सर्व करें? नहीं, मैं कर ले। लो अच्छे से लो। नहीं तो लीजिए। बस खाते खाते हम बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। तो आसिम भाई की पहली बार ऐसा हो रहा है वीडियो पे कोई खा रहा है। हाँ चलेगा। ये आसिम भाई की फेवरेट डिश है नल्ली निहारी। तो हमने कोशिश किया है कि आसिम भाई को बिस्मिल्लाह पीएनएस में आने के बाद एक थोड़ा वार्म ग्रीटिंग दे। जज़ाकल्लाह इतनी प्यारी और अच्छी निहारी के लिए, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। जी भाई। एंड ये कॉन्सेप्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि खाने के साथ साथ बातें होंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी। तो मैं बात कर रहा था गंजाम बकरों के बारे में, तो काफ़ी सीखने भी मिला। और जैसे कि बोलता हूँ, मैं समझता भी मैं बात को कि जब आप सफ़र में निकलते हो ना तो आप बहुत सीखते हो। जी। तो ये एक पॉइंट है कि बहुत सीखने मिलता है। और कभी भी मैं ऐसी कुछ चीज़ देखता हूँ ना जो मुझे अचंभित करती है, तो फिर मैं उसको और अच्छे से बताता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इतने घूमने वाला, मुझे अचंभा हो गया इसको देखकर, तो जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, कभी बाहर निकले नहीं सिटी से अपने या विलेज से, बिल्कुल, तो उनको ये चीज़ तो देखने नहीं मिलेगी कभी। तो मैं इसको और एक्सप्लोर करूँ और लोगों तक ये पहुँचाऊँ। चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। इंशाल्लाह और भी ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे रहेंगे, तो इंशाल्लाह कभी फ्यूचर एपिसोड में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ज़रूर भाई, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये सब चीज़ के बारे में मैं खुद फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ जी। तो मुझे भी तो थोड़ा शौक पैदा हो रहा है कि अब जाके मैं ये ब्रीड के बारे में थोड़ी तहकीक करूँगा
तो पता करूंगा क्या है, कौन लोग है, कौन तैयार करता है। जी। तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आसिम भाई, ये पर्सनल क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट नस्ल कौन सी है बकरों में? मैं पर्सनली तो बर्बरे जो बकरे होते हैं ना, हिरन छाप, उनको ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। बचपन से ही मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं कुर्बानी के लिए जो भी बकरा खरीदूँ वो बर्बरी नस्ल का हो। ऐसा? अब प्रॉब्लम कैसा है उसके साथ में कि वो कम वेट के होते हैं, शॉर्ट होते हैं। अब एज अ मिडिल और लोअर मिडिल क्लास जो हमारी फैमिलीज होती हैं, ये सोचती हैं कि ये बजट में इतना बड़ा बकरा आ जाए। इसमें उनकी भी कुछ गलती नहीं है, उनमें ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सोचते हैं वो लोग। हाँ। कि आगे चल के ना कम ना पड़े। हाँ, कम नहीं। जो भी नीडी है, हमारे रिलेटिव्स, हमारी बहन बेटी है, वहाँ तक ये चीज़ सही तकसीम हो जाए। अब आप सोचो ना कि बर्बरे के अंदर वो लोग उस तरीके से सोचते हैं। हाँ। तो मेरे डैडी, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, कभी मुझे निराश नहीं किए। खुद लेते थे बड़ा बकरा, सिरोही अजमेरा का जो भी है, लेकिन एक बर्बरा मेरे लिए हर साल आ ही जाता था। अच्छा, अलग से? हाँ। चलो अच्छा है। तो एक शौक पूरा ही हुआ हमेशा। तो उसमें खस्सी रहता है, अंडुल? मेरे को तो अंडुल बकरे ज़्यादा अच्छे लगते थे। अच्छा। क्योंकि वो टाइम पे आपका मेज बोल लो या जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, हमारे खुद के बच्चे हुए। आज बच्चे खुद बकरे मांगते हैं अंडुल, और हम बोलते नहीं खस्सी लो आप। तो वक्त चेंज होता है। नहीं तो आज 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 क्या पसंद है? अभी खस्सी है, अंडुल ज़्यादा? अभी ये मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं इतने बकरों के साथ रहता हूँ ना, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। खास करके मेरे बच्चों को क्या पसंद आ रहा है, अच्छा। मैं वो फ्लो में चला जाता हूँ अभी। अच्छा अच्छा। तो अभी हर साल आपके घर पे भी बर्बरा आता है? हाँ, आता है। अभी भी आते हैं? हाँ, कोशिश करके तो मैं वो एक तो लाना ही है। अच्छा अच्छा। भले मेरे अब्बा अगर सोजत, मेरे अब्बा को अजमेरा बकरे बहुत पसंद है। मेरे 2 भाई और है, कोई मक्की चीना चाहिए किसी को सोजत, पर एक बर्बरा मैं पर्सनली लेके ही आता हूँ। चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह। तो आसिम भाई, आपके हिसाब से आज के टाइम में टॉप 5 गोट फार्म्स जो इंडस्ट्री में काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं सिर्फ मुंबई के हो, आउट ऑफ मुंबई भी हो सकते हैं, गोट फार्म्स कौन कौन से? ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो हर जगह पे अपने अपने तरीके से काम करने वाले लोग हैं जी। अब उसमें से जो मेरे को एकदम जहन में अभी आएंगे, तो मैं वही नाम ले पाऊंगा, तो बाकी लोग कोई बुरा ना माने। और ऐसा कुछ फेवरेट होता नहीं है, क्योंकि हम तो जैसे यूट्यूबर है, अगर एक न्यूज़ चैनल है तो उसको कांग्रेस वाले का अगर इंटरव्यू लेना है तो बीजेपी वाले का भी लेना पड़ेगा, और समाजवादी का भी लेना पड़ेगा। तो हमारा तो काम है बेसिकली। ठीक है, अगर और इसमें कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं। जो जहन में आता है मैं वो 4-5 नाम आपको बता देता हूँ। सिटी वाइज अगर बात करूँ तो अहमदाबाद में जो है केपी गोट फार्म है। अच्छा। जो कि आई थिंक गुजरात का सबसे बड़ा गोट फार्म है। ओके। और अच्छा काम कर रहे हैं। ये हो गई कुर्बानी के फार्म की बात। ऐसे ब्रीडिंग सेटअप्स भी हैं, और मैं तो सब जगह जाता हूँ तो बहुत चीज़ें जहन में आएंगी, है ना। तो वही गुजरात के पट्टे से अगर मैं एक और फार्म उठाऊँ ब्रीडिंग सेटअप के ताल्लुक से, तो वो हो सकता है अपना माशाल्लाह लोखंड वाला गोट फार्म। लोखंड वाला? हाँ, जो कि समीर भाई और शोएब भाई, ये हाइट पैड के पायनर बोल सकते हो आप। अच्छा। जब ये हाइट पैड गोट ब्रीड निकली ना, तो उनके यहीं से नाम भी निकला है। अच्छा अच्छा। हाइट पैड। हाँ, और ऐसे और भी काफ़ी फार्म है, वर्क वाला एंड ऑल। और अगर मुंबई की तरफ आ जाऊँ थोड़ा सा मैं, तो हमारे पलाई में जो बहुत बड़ा काम किए हैं, आई थिंक इसको गोट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। हाँ। हमारे मुंबई के अंदर पलाई के फार्मों के वजह से, क्योंकि मुंबई में बकरे पालने की जगह बहुत कम है। तो जो काम किया है, जैसे कि आप मानो जेडी गोट फार्म, आरके गोट फार्म, ARM रहमान मिस्त्री है, दानिश भाई डी गोट फार्म मुमरा से ताल्लुक़ रखते हैं, और यंग एज में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। पहले तो मुमरा में ही था, अभी उनका महापोली के अंदर है। आयशा गोट फार्म, तो यू नेम इट, वैसी बात हो जाएगी। काफी सारे हैं, है ना। कोई 5 ऐसा गिन नहीं सकते, सबका अलग है, अलग स्पेशलाइजेशन है। हाँ। एक रेयरिंग फार्म होता है, एक ब्रीडिंग सेटअप्स होते हैं। ये आंसर आपको सही में कौन दे सकता है मालूम भाई? जो सिर्फ ग्राहक है, कस्टमर, जो सिर्फ एक कस्टमर है। अगर आप ये फॉर एग्जांपल दूसरे गोट फार्म वाले से, अभी रहमान मिस्त्री से पूछोगे कि भाई आपके 5 फार्म के नाम बताओ, तो अपने लोगों के नाम बताएंगे ना, भले कोई और अच्छा काम कर भी रहा हो। पर ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया उनके नाम का, मैं भी यही करूँगा।
पर मुझे तो काफी न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा। वही बात है ना। अभी आप कैसे यूट्यूबर हो, आप पूरे इंडिया घूमते हो, वही आप हजारों लोगों से मिल चुके हो, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके पास रखा। कस्टमर को 1 फार्म 2 फार्म 10 फार्म से उसका एक्सपीरियंस होगा, तो वो उन 10 में से बताएगा। आपको 500 फार्म का एक्सपीरियंस है, तो आप इसलिए मैंने बोला 5, उसमें से कोई 5 ऐसे। तो जो आपने बताया केपी हो गया, लोखंड वाला हो गया, यहाँ पे मुंबई के फार्म बताए, तो चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। और जो और भी सिटीज है ना, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हो, हैदराबाद है, बेंगलोर है, आपका चेन्नई है, ये सब दिल्ली आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे फार्म बनने चाहिए। हाँ। मैंने देखा है जो चीज़ मुंबई में आ जाती है ना, हाँ, वो 4 या 5 साल बाद फिर वो जगहों पे जाती है। ओके। तो ये चीज़ लोग अभी से शुरू करें तो दे विल डू वेरी गुड इन फ्यूचर। ओके, यहाँ पे स्पेस भी ज्यादा है, सब ज्यादा है। हाँ। अब वो क्या बोलता है, हमारे यहाँ पढ़ाई का कल्चर ही नहीं है। अरे तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारे पूरे एरिया के कम से कम 100 बकरे पल रहे हैं मुंबई के फार्मों पे। सही बात है। मतलब मैं सही बता रहा हूँ। बैंगलोर के कितने बकरे यहाँ पल रहे होंगे, बहुत है। हैदराबाद के, वो यहाँ क्यों पलवा रहे हैं? क्योंकि वहां पर उन लोग ओपन नहीं कर रहे। हाँ। आदमी करीब में पलवाना पसंद करेगा कि दूर पलाएगा? सामने ना, कि मेरे को संडे छुट्टी मिलती है, बेटे को लेके जाऊंगा, बकरे के साथ खेल कूद के आऊंगा। सही बात है। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, पर मुझे पता नहीं क्या रीजन है, तो ये थोड़ा चेंज करना चाहिए उनको। अगर ऐसे ही मुंबई वाले सोचे होते, आज ये इतने बड़े बड़े फार्म चल रहे हैं, 1000-2000 बकरे भी है एक बड़े बड़े फार्म में। हाँ। पलाई पे, तो ये कभी हो ही नहीं पाता था, पॉसिबल ही नहीं था। उस जगह की शॉर्टेज होने के बावजूद भी इतने बकरों की कैपेसिटी वाले फार्म यहाँ पे चल रहे हैं। तो दिल्ली में तो शौक करते लोग, टेरिसों पे पालते हैं, घरों में पालते हैं, रूम में पालते हैं जी। और दिल्ली में भी एक से एक उस्ताद है जो नॉलेजेबल है, वो चाहे तो कर सकते हैं ना पलाई सेटअप, पर नहीं करते। तो आप सजेस्ट क्या करोगे, लोगों को करना चाहिए? नहीं, अभी आप उनसे बात करोगे ना, मैं देखो दिल्ली का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी ओवरऑल नहीं तो क्या लोग पर्सनली भी ले लेते हैं। कैसा है ना, अब मैं उनसे बात करता हूँ, आप क्यों नहीं ओपन करते भाई? नहीं, हमारे यहाँ पलाई का कल्चर नहीं है। फिर दूसरा सवाल, नहीं लोग भेजेंगे नहीं यहाँ पर। हाँ। और फिर क्या बोलेंगे, मतलब उनके बहाने हैं बेसिकली। अच्छा, एक्सक्यूज रहते हैं। एक्सक्यूज है, हाँ, एक ये बोलेंगे हमारे यहाँ वाले खर्चा नहीं करते हैं। अच्छा, बट देखा जाए तो भाई जैसे पीएनएस एग्रो के थ्रू दिल्ली हो गया, हर हो गया, मतलब लोग घुंघरू के लिए कॉल कर रहे हैं, छोटे छोटे पैर में पहनाने वाले घुंघरू, और बड़ी से बड़ी चीज मशीन मंगा रहे हैं, ये फीड मंगा रहे हैं, टॉनिक्स मंगा रहे हैं, मतलब शौक कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके बाजू वाला भी बाहर से दूसरे स्टेट से मंगवा रहा है, तो आप वही चीज का प्रॉपर एक सेटअप क्यों नहीं डाल सकते? सही है, करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। तो असीम भाई, सबसे ज्यादा बकरों की शौकीन किस जगह पे देखने को मिला है आज तक? मुंबई में शौकीन, सबसे बड़े शौकीन मुंबई वाले ही हैं। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई सबसे बड़ा मार्केट ही मुंबई है। वो तो है, तो जाहिर सी बात है, अब शौक इधर है, इसके लिए मार्केट भी है, और हम लोग खर्चा करते हैं यहाँ पर। हाँ। आजकल तो और भी जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, पर मुंबई में एक जो मिडिल क्लास भी है ना, फॉर एग्जांपल उसने आज ये बार 20,000 का बकरा लिया, एक एग्जांपल, तो अगले जो साल है ना, वो अपना टारगेट 25 करेगा और 30 करेगा। मैंने ऐसे से बच्चे देखा मुंबई के अंदर जो ईद के बाद एक गुल्लक बनाते हैं, गल्ला बोलते हैं ना हम लोग, गुल्लक। हाँ। उसमें पैसे जमा करते हैं। अच्छा। और रमजान के बाद उसको तोड़ के देखते हैं उसमें कितने पैसे हैं। ऐसा ये एक बहुत अच्छी बात है कि मुंबई में ब्लड में ही शौक है ना। हाँ। जब भी हमने भी स्टार्ट किए थे था, तो देखो न्यू जनरेशन को भी है और वो ऑटोमेटिक आ रहा है। नहीं, जैसे जैसे यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस कर रहा है, आप जैसे यूट्यूबर्स और ज्यादा काम कर रहे हैं, तो लोगों में शौक बढ़ता जा रहा है जी। जो कभी बकरा पाल, जो एक दिन पहले लाके कुर्बानी के दिन सुबह ज़बह करने वाले लोग थे, वो भी आज सोचते हैं कि मैं एक आध 2 हफ्ता पहले लाऊं, 1 महीना पहले लाऊं, एक बार ट्राई करके देखता हूँ बकरा बनता है कैसे, तैयार कैसे होता है। तो लोग ट्राई कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शौक बढ़ता जा रहा है। सही है, और अच्छी बात भी है, क्योंकि कुर्बानी जो है, ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इन टर्म मॉनेटरी वैल्यू जी। पैसे के मामले में मतलब करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो जाता है एक जो कुर्बानी के लास्ट के 10 दिन है, तो उसमें हमारे वाले भी मतलब गोट फार्मर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, पब्लिक भी हिस्सा लेगी, तो सबका फायदा है। हाँ, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, मतलब जो ऐसा लोग बोलते हैं कि ये गरीब किसान मर रहा है, सिर्फ किसान खेती से कमा नहीं रहे, किसान जानवरों से भी कमा रहा है। जब आप उनको प्रमोट करोगे, जब आप शौक करोगे, तो किसान को एक दूसरी सोर्स ऑफ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करके दे रहे हो।
हाँ, शहर में बैठे हो। जैसे कि मैंने पूरी सीरीज रन किया था गुजरात मॉडल करके। गुजरात मॉडल, वहाँ के लोगों का मैं बताता हूँ आपको, बहुत मतलब एकदम दे वेरी क्लियर हमें करना क्या है। अच्छा। हमें 30 किलो का बच्चा लाना है, ऐसा, उसको डीवॉर्मिंग करनी है, उसके बाल काटने हैं, खुर काटने हैं, उसको 3.5 महीने के अंदर उसको खस्सी भी करना है ना। उसको 3.5 महीने के अंदर 30 किलो के बच्चे को हमको पहुंचाना है लगभग 60 किलो पे। ऐसा, हाँ, जिसमें का पहला महीना तो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि खस्सी भी होगा, वैक्सीन भी होगी, खुर भी कटेंगे, बाल भी कटेंगे, हाँ, पीपीआर, डीवॉर्मिंग जो भी है एक। और मतलब इसका मतलब ये है कि वो बचे हुए जो 2.5 महीने है उसमें वो लोग 30 किलो गेन लेना है। अच्छा। तो जब आप वो गेन लेोगे तो ही आपको फायदा है ना। हाँ, वो तो है। तो मेन यही है कि अगर जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग वाले हैं वो अगर अपनी एग्रीकल्चर के साथ साथ एक 50 बकरे 100 बकरे रेयरिंग करेंगे, रेयरिंग, हाँ, और विथ वन मोटिव वेट गेन, बस, तो आप सोचो इसमें नुकसान है ही नहीं। नुकसान नहीं है ना। बकरी पालते हैं, बच्चे मर जाते हैं, वो डिफिकल्टीज है। ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। बच्चे लाए अच्छी ब्रीड के, अच्छी नस्ल के, लाके ये सब किया, उनका वेट गेन लिया आपने, जाहिर सी बात है 30 किलो का बकरा अगर 55 किलो भी हो गया तो आपने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। ठीक, वो तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए, नए फार्मर्स को करना चाहिए बेशक। तो अभी भाई आपका एज अ यूट्यूबर आपका शूटिंग इक्विपमेंट क्या रहता है? कुछ भी नहीं, एक फ़ोन है बस। कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? एक्चुअली 2 फ़ोन है मेरे पास, एक सैमसंग का है S22 अल्ट्रा, ओके, और एक आईफोन 14 है मेरे पास। अच्छा, तो जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ आईफोन। तो एक कंट्रोवर्सी क्वेश्चन, हाँ, छोटी सी, मतलब आईफोन यूजर्स और सैमसंग यूजर्स, आप कौन सा प्रीफर करोगे? सैमसंग। हाँ, आईफोन को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ। मैं 15 दिन की ट्रिप पे जाता हूँ, हाँ, वो बैग में ही पड़ा रहता है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है, हाँ, क्योंकि मैं खुद सैमसंग यूजर हूँ। और भाई मेरे को कुछ उससे वो नहीं है, मैं ना बहुत से वीडियोस बहुत रॉ बनाना पसंद करता हूँ भाई। एडिटिंग से थोड़ा बचता हूँ मैं, हाँ, करनी पड़ी तो करनी पड़ती है, पर बचता हूँ। तो क्या होता है उसमें पॉज ही नहीं है। पॉज नहीं है, हाँ, अभी वीडियो में नियारी आ गई, कुछ पॉज करना है, समझ रहे आप? हाँ, या कुछ हो गया, हाँ, मतलब कुछ ऐसी बात हो गई, टक्कर मार दिए जानवर ने, कुछ हो गया, उसमें पॉज ही नहीं है। इतना महंगा फोन, उसमें पॉज वेस्ट, मतलब मजा नहीं है जो शूटिंग करने में काम आएगा। तो भाई अभी शौक कर रहे हो बकरों का, मतलब आपके पर्सनल जानवर? हाँ, है। कहाँ पर है? अभी 2 बकरे हैं, एक बकरी है मेरे पास, जो सूरत में एक बकरी तलाबाई करके मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तलाताई? हाँ, नहीं दूसरे तलाबाई, ये सूरत के हैं अपने। अच्छा, तलाताई भाई थोड़े और इधर नवसारी की तरफ से। ये ना इनका अल हिदाया बोर गोट फार्मिंग करके है सूरत में। उनके यहाँ मेरी बकरी है, एक पलाई पे बच्चा है। अच्छा। और जोधपुर के अंदर एक बकरी एक बकरा पलाई पे रखा हूँ, बरकत भाई गोट फार्म करके जोधपुर के अंदर, उधर रखा हूँ यहाँ। चलो, और भाई अभी आपको इंडिया में सबसे यूनिक बकरों की ब्रीड्स कौन सी लगती है? अगर हमारी इंडियन ब्रीड्स की बात करें तो गंगापारी एक ब्रीड है जी, जो कि हमारे हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है, जो दिखने में सोजत के कलर की होती है। हाँ, ठीक है। वो बकरा अनबिलीवेबल हाइट करता है, अनबिलीवेबल। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वाले उसको समझ नहीं पाए, या वो सही तरीके से प्रमोट ही नहीं हुआ। मैंने कोशिश किया स्टार्टिंग में, फिर हमारे 1-2 यूट्यूबर भाई और गए थे। हाँ, लेकिन मैंने तो बहुत मेहनत भी की और ब्रीड के लिए। वो ना बहुत छोटे क्षेत्र में मिलती है भाई। हाँ, बहुत कम जगह पे मिलती है और उसकी क्वांटिटी कम है। अच्छा। बहुत बड़ी हाइट जाती है, सिंग जलेबी जैसी रहती है ऊपर, और बहुत खूबसूरत बकरे गंगापारी में। उसका शौक बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। वो अच्छी यूनिक ब्रीड और काम की भी है, मतलब वेट गेन ले सकता है वो। हाँ, ले सकते हैं। वो बकरा अगर मिल जाए अच्छी हाइट का, 48-49 हाइट का। बकरियां तो कम है, पर कुछ बकरियां लेके कुछ सोजत की अगर डाले हम लोग, हाँ, और एक यूनिक ब्रीड क्रिएट करें ना, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। चलो, अच्छी बात है। तो असीम भाई, बकरों के अलावा
अभी मुंबई में मेंढे दुम्बों का भी शौक स्टार्ट अच्छा खासा हो गया। हाँ, तो आप कहाँ से लोगों को सजेस्ट करोगे लेने के लिए और कौन सी नस्ल? मुंबई वालों के लिए, मुंबई वालों के लिए, ये बाहर वालों के लिए तो बाहर मेंढे ज्यादा चलते हैं। हाँ, मुंबई वाले खुद देख के लिए मेरे हिसाब से कल्याण में बहुत जगह है, और भिवंडी के अंदर हमारे लालू भाई और निजाम भाई है, और भी लोग है जैसे कि AK गोट फार्म भिवंडी के अंदर है जी, अब्दुल कादिर करके है, तकी उनके अब्बा का नाम है। तो ऐसे कल्याण में बहुत, इमरान भाई है, फिर बहुत लोग हैं कल्याण में भी जो मेंढों का काम बहुत अच्छा करते हैं माशाल्लाह। तो उसमें कौन सी नस्लें अच्छी होती है आपके साथ? विलायती और रामपुरी है, पर ज्यादा जो यूनिक ब्रीड मान रहे हैं आज के तारीख में लोग, वो विलायती है। विलायती, क्योंकि वो वेट गेनिंग में भी अच्छे होते हैं, और फटाफट वेट गेन करते हो जी, खूबसूरत भी बहुत होते हैं उम्दा माशाल्लाह। चलो अच्छे माशाल्लाह। तो आसिम भाई एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे आसिम शेख यूट्यूब चैनल के लिए गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में? मुझे मैंने ऐसा सोचा कि ना हर साल मैं एक फॉरेन ट्रिप करूंगा। पहला साल मैंने किया, एक्चुअली मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन वो टाइम पे यूट्यूब पे नहीं था मैं, जब मैं यूरोप लंदन वगैरह गया था। अच्छा। मेरे टूरिस्ट के काम से। हाँ। जो लोग पहले से मेरे को जानते हैं वो उनको पता है ये बात। तो जब से यूट्यूब कैरियर चालू हुआ है मेरा, मैं दुबई के वीडियोस बना चुका हूँ, और हिजाजी बकरे वगैरह की, और बहुत यूनिक ब्रीड मैंने वहाँ देखा जी। और सऊदी अरब, फिर लास्ट ईयर रमज़ान में मैंने उम्रा भी किया और वीडियोस भी बनाया जी। अब ये साल मैं कुछ एक नई जगह पे जाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि शायद तुर्की होगा या तो इंडोनेशिया होगा। तो ऐसा है प्लान कि हर साल एक फॉरेन ट्रिप, क्योंकि वो क्या रहता है, वो हमको सेल्फ फंड करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए ज़्यादा तो नहीं जा सकता हूँ, है ना, क्योंकि हमको फिर बाकी चीज़ें भी है ना, सब देखना है ना, फैमिलीज एंड एवरीथिंग। और तो इसके लिए हम लोग कोई भी एक जगह जाएंगे जी, पैसे जमा करके साल में एक बार जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई, PNS एग्रो के इस इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंटरव्यू एवर है और फर्स्ट गेस्ट है आसिम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग विद अस टुडे, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्लान्स, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको भी काफ़ी अल्लाह तरक्की दे और आपके ज़रिए हमको भी दे, और एज अ इंडस्ट्री सब प्रोग्रेस करें। सही, आपकी पूरी टीम, आप लोग सब, सलाउद्दीन भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।